हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्टोन ज्ञान का तूफान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th क्लास के लेसन 1 के पार्ट 2 को। एज यू नो कि पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम नई क्लास के नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने हिस्ट्री पढ़ी थी दैट वाज एंशिएंट इंडिया, राइट। अब हम बात करेंगे मिडाइवल इंडिया के बारे में। बेसिकली इस बुक के अंदर जो हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो किस टाइम पीरियड की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, वो 700 से लेके 1750 ईस्वी, ठीक है। इस समय के अंदर अंदर हमारी हिस्ट्री में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे आसपास क्या चेंजेस आ रहे थे, उन सब के बारे में हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने देखा 2 मैप देखे थे। एक तो अल इद्रिसी ने बनाया था, वो 1154 में बनाया था। दूसरा मैप जो है वो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था 1720 में, राइट। दोनों मैप में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अल इद्रिसी ने जो 1154 में मैप बनाया था, वहाँ पे जो श्रीलंका आज इंडिया के साउथ में एग्जिस्ट करता है, उसने उस मैप को उल्टा बनाया था। मतलब उसने इंडिया के नॉर्थ में श्रीलंका को दिखाया था और जो साउथ इंडिया है उसको नॉर्थ इंडिया की तरह रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अगर बात करें हम फ्रांसीसी कार्टोग्राफर ने जो चित्र बनाया था 1720 में, वो आज के इंडिया से बहुत सिमिलर है। और उस कोस्टल जो हमारे रीजन्स थे, तटीय जो इलाके थे, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। रीज़न यही था कि जो यूरोपियंस थे वो समुद्र की जो यात्रा करते थे तो उनको अपने जहाज को कोस्ट पे लाके रोकना होता था, ठीक है। तो इसीलिए उसने इस तरीके से मैप को डिज़ाइन किया था कि जो भी नाविक होंगे, जो भी यात्री होंगे, वो उस किसी भी कंट्री के कोस्टल एरिया को बहुत अच्छे से जान सके, पहचान सके, समझ सके, क्योंकि वो उसके लिए हेल्पफुल रहने वाला था, राइट। उसके बाद हमने देखा कि टाइम के साथ साथ जो भी हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, रिटन एविडेंस मिलते हैं, या फिर पांडुलिपियों की जो कॉपी की गई बाद में, ठीक है, तो उसमें समय के साथ साथ कैसे चेंजेस आए, कैसे शब्दों के अर्थ में टाइम के साथ चेंज आए। हमने विदेशी और हिंदुस्तान शब्द के अलग अलग अर्थों के बारे में समय के साथ जो परिवर्तन हुए उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इंडियन हिस्ट्री की स्टडी हैं, कैसे किन सोर्सेज के आधार पे वो उसकी स्टडी करते हैं, हमारे सामने हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। वो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पे डिपेंड नहीं होते, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, डीप स्टडी करते हैं उनकी, और देन हम वो हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, राइट। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। कौन से वो परिवर्तन थे जिनके बारे में बुक में डिस्कस किया जा रहा है। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, यानी नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नए तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम हिस्ट्री में अलग अलग टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उस टाइम पीरियड में समय के साथ साथ चेंजेस भी होते हैं। अगर बात करें हम इस समय की, जो कि सन 700 से 1750 के बीच आता है, उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी में चेंज हुए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने देखा कि मौर्य काल आते आते लोगों को लोहे के हल के बारे में ज्ञान होने लगा था। साथ ही साथ लेकिन जो फसल थी, कुएं निर्माण हो रहे थे उसके लिए, लेकिन अब सिंचाई के लिए रहट का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। क्या होता है रहट, आइए मैं आपको दिखाती हूँ।
आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है रहट। ठीक है, ये नेक्स्ट इमेज। होता क्या था कि इसको ना आप यहाँ पे देख सकते हैं, पानी के आपको बाल्टी बकेट टाइप दिखाई दे रहे हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, ये एक सिस्टम है, और इसके चारों तरफ ये जो बैल है ना, ये घूमते थे। ठीक है, ऐसे घूमते थे। तो जब ये घूमते थे तो उसके साथ ये जो व्हील होता था ना, ये भी घूमता था। ये सोर्स ऑफ वाटर से पानी लेता था और इधर ये पानी लुढ़का देता था। यू कैन सी हेयर, इनमें से पानी गिर रहा है। ठीक है, और इसी पानी को नालियों के थ्रू खेतों के अंदर ले जाया जाता था, फसल को पानी प्रोवाइड किया जाता था फसल की सिंचाई के लिए। राइट, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा रहट सिस्टम क्या था। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारे जो यूरोपियन समुद्री यात्री थे ना, वो भारत के सी रूट की खोज कर रहे थे। तो जब वो भारत आ रहे थे ना, तो अपने साथ साथ अपने द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाली चीज़ों को भी लेकर आ रहे थे। वो अपनी फूड हैबिट्स को भी यहाँ पे लेकर आ रहे थे। उन्हीं के पुर्तगाली लोग थे, उनके साथ बहुत सारी फसलें आई, मक्का, मिर्च, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा था, हमारे खान पान में चेंजेस आ रहे थे, हमारे द्वारा जो अपनाई गई टेक्नोलॉजी थी, जो प्रौद्योगिकी थी, उसके अंदर चेंजेस आ रहे थे। तो ये एक ऐसा समय था 700 से 1750 ईस्वी का, जिसके अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को भी मिलते हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। गतिशीलता का मतलब होता है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक राजपूत था। कौन सा था? राजपूत। एक समुदाय के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, राजपूत। देखिए, राजपूत इसका मतलब है राजा का पुत्र। क्या मतलब है? राजा राजा का पुत्र। ठीक है, राजपूत बेसिकली ऐसे लोगों के लिए बोला जाता था जो 8वीं से 14वीं सदी के बीच में योद्धाओं के लिए ये प्रयुक्त होता था। हमने देखा जो राजा होते थे प्रीवियस क्लास के अंदर, 6th क्लास के अंदर, कि जो राजा होते थे ना, उनका काम क्या था? युद्ध लड़ना, अपनी प्रजा की रक्षा करना। और जो योद्धा होते थे, जो राजा होते थे, वो क्षत्रिय वर्ग के होते थे। ठीक है, तो ये जो राजपुत्र थे, ये क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, पहले जो हमने देखा एंशिएंट इंडिया के अंदर, वहाँ पे राजपूत मतलब वहाँ पे क्षत्रिय जो वर्ण था, वो किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता था? वो योद्धाओं के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें इस एज की 700 से 1750 की, तो यहाँ पे ये राजा और सामंत वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी इसके अंतर्गत आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। अलग अलग प्रांत होते थे, वहाँ पे अलग अलग शासक होते थे, और वो अलग अलग शासक अलग अलग सेना रखते थे, अलग अलग आर्मी रखते थे। तो उसके अंदर जो सैनिक थे और जो सेनापति थे, ठीक है, वो भी क्षत्रिय वर्ण के अंदर अब काउंट किए जाते थे। राइट, यहाँ पे एक और शब्द दिया हुआ है जो है कि चारण। ठीक है, चारण कौन होते थे? चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे।
आपने देखा होगा कुछ लोग राजा की गुण, राजा की स्वामी भक्ति, राजा का जो पराक्रम होता था, बहुत सारी ऐसी कविताएं हमें देखने को मिलती हैं जिसमें राजा को बहुत ही वीर योद्धा दिखाया जाता है। तो चारण बेसिकली वो लोग होते थे जो राजपूतों का वर्णन करते थे कि राजपूत किस तरीके के लोग थे, है ना, उनकी आचार संहिता, यानी वो जिन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते थे, जिन नियम कानूनों को मानते थे, उनके पराक्रम की, उनकी स्वामी भक्ति की, सारी चीज़ों का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः। कायस्थ कौन लोग होते थे? कायस्थ ऐसे लोग होते थे जो लिपिकों का काम करते थे। लिपिक कौन होते थे? जो किसी भी चीज़ को लिखते थे। और मुंशी जो हिसाब किताब का काम करते थे। कायस्थ वाली जाति होती थी, ठीक है। इस काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। जंगलों की क्या हो रही थी? कटाई हो रही थी। और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पे हुए। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है पर्यावास। पर्यावास का मतलब क्या होता है? पर्यावास किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण, पर्या यानी पर्यावरण, दो शब्दों से मिलके बना है, पर्या प्लस वास। पर्या का मतलब पर्यावरण और वास का मतलब आवास, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से था, ठीक है। पर्यावस का तात्पर्य क्या था? कहीं भी रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से, ठीक है। तो पर्यावास में भी चेंजेस आ रहे थे, लोगों की आर्थिक और सामाजिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहे थे। पहले हमने देखा लोग वनों में भी रहते थे, तो अब क्या हो रहा था? वनों की जो जमीन थी उसकी कटाई करके उसकी जुताई करने लगे, वहाँ पे बीज बोने लगे, वहाँ पे फसल उगाने लगे। तो इस तरीके से बड़ी मात्रा में लोग क्या कर रहे थे? कृषक बन रहे थे, ठीक है। ये नए क्षेत्रीय समूह बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठ और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। इससे पहले हमने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं हो रहे थे, लेकिन अब और है ना, यही सारी चीज़ें हमने देखी थी। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाना पड़ता था और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेगार। बेगार क्या होता था? हमने देखा ना, हमेशा से ही सोसाइटी दो वर्गों के अंदर बटी हुई थी। एक तो साधन संपन्न लोग थे जिनके पास रिसोर्सेज होते थे, एक कुछ गरीब तबके के लोग थे जो मजदूरी करते थे, ठीक है। लेकिन जब मजदूरी करते थे तो उनको उसके बदले में अपनी मजदूरी, अपना मेहनताना मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या था? बेगार जो लोग करते थे वो ऐसे मजदूर होते थे जिनको उनकी मेहनत के बदले में कोई भी वेतन नहीं मिलता था, ठीक है। तो होप कि आपको बेगार शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। बिना मेहनताने के जो की गई मजदूरी होती थी, दैट इज कॉल्ड बेगार। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा था। अब जिनके पास रिसोर्स होंगे ऑब्वियसली वो और ज़्यादा अमीर होते जाएंगे, और जिन बंदे को मेहनताना के रूप में मजदूरी भी नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली वो गरीब होते जाएंगे। तो ये जो डिफरेंसेस थे वो सोसाइटी में बढ़ते जा रहे थे, वो काफ़ी हद तक उभरने लगे थे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती, खाली समय में दस्तकारों आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यहाँ पे बेसिकली वही बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के पास साधन होते थे, रिसोर्सेज होते थे, कुछ के पास नहीं होते थे। तो ये चेंजेस उनकी इकोनॉमिक, जो उनका स्टैंडर्ड होगा, उनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा, उसके अंदर भी दिखाई दे रहे थे। अब लोगों के अंदर ऊंच नीच जैसी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सोसाइटी के अंदर चेंज आ रहा था, लोग अपने आप को अलग अलग जातियों में बांटने लगे थे, ठीक है, अपने व्यवसाय के आधार पर। तो इन जातियों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता था?
उन जाति के जो बड़े बुजुर्ग लोगों की जो सभा होती थी ना, वो डिसाइड करती थी कि हमें किन रूल्स का, किन रेगुलेशंस का पालन करना है, क्या हमें करना है। कुछ इलाकों में जाति पंचायत इसको बोला जाता था। किसको? जो बड़े बुजुर्गों की सभा होती थी, जो उनके लिए नियम कानून बनाती थी, उसको क्या कहा जाता था? जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। मान लो ये एक जाति है, ये एक दूसरी जाति है, ठीक है, दोनों अलग अलग जातियां हैं और ये दोनों जातियां एक गांव में रह रही हैं, एक विलेज के अंदर रह रही हैं, राइट। तो इस जाति के कुछ अलग नियम कानून होंगे, इस जाति के कुछ नियम कानून अलग होंगे, तो दोनों अपने अपने हिसाब से अपने नियम कानूनों को फॉलो करेंगे। उसके अलावा ये जो गांव है ना, इस गांव के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जिसका पालन इसको भी करना पड़ेगा और जिसका पालन इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था, जिसे मिलाकर वे किसी एक राज्य की छोटी इकाई होते थे। अब कुछ गांव होते थे, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, तो इस तरीके से गांव का ग्रुप होता था। गांव पर मुखियाओं का शासन होता था, यहाँ के जो हेड होते थे दैट इज कॉल्ड मुखिया, राइट। तो ये सारे गांव मिलाकर क्या बनते थे? राज्य की एक छोटी इकाई बनते थे, राइट। होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद पढ़ते हैं हम क्षेत्र और साम्राज्य। अभी हम ना चोल के बारे में या मुगलों के बारे में या तुगलकों के बारे में आगे वाले लेसनों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 इनका टाइम पीरियड रहा है। इसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति क्या होती थी? बेसिकली प्रशस्ति का मतलब होता था प्रेज, प्रशंसा। राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख जो होते थे उनको ही प्रशस्ति कहा जाता था, ठीक है। तो एक लेख मिला है गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में, उसमें उसको एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी या गजन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। बेसिकली इसमें राजा का महिमा मंडन किया जाता था, उसके गुणगान बताए जाते थे कि राजा कितना बहादुर होता था, उसका साम्राज्य कितना बड़ा होता था, यही सारी चीजें, राइट। अब यहाँ पे एक मैप देख लेते हैं हम, ये इंडिया का मैप है। मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबर फी ममालिक अल अमसर, कितना बड़ा नाम है ना। इसके अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 ये 4, ये जितने भी नंबर है ना, ये सारी की सारी जो टेरिटरी थी, ये जो सारे के सारे प्रांत थे, ये किसके अंतर्गत आते थे? ये मोहम्मद तुगलक, दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था, ठीक है। दिल्ली सुल्तनत का एक राजा था, उसके अंदर मतलब इस बुक में ये बताया गया है कि ये सारी जो टेरिटरी थी ना, ये टेरिटरी, ये इलाके, ये किसके अंतर्गत आते थे? मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? सिहाबुद्दीन उमरी एक लेखक था, उसने एक बुक लिखी थी, ये वाली बुक, इतना बड़ा जो इसका नाम है, ठीक है। इसमें इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये जो सीरियल वाइज नाम हमने ऊपर मैप में देखे ना, ये उन क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेना अपनी बुक से। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं पुराने और नए धर्म के बारे में। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। अब क्या चेंजेस धार्मिक परंपराओं के अंदर आ रहे थे? दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी,
मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। मतलब लोग इंडिविजुअली, हर एक पर्सन की जो धार्मिक मान्यताएं थी वो अलग थी, लेकिन सामूहिक भी देखने को मिलती हैं। लोगों के ग्रुप्स की अलग अलग मान्यताएं थी। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। पहले हमने देखा कि जो सोसाइटी थी सिर्फ वर्णों के अंदर बटी हुई थी, 4 वर्णों के अंदर। अब हम देखते हैं कि उन वर्णों से जातियों का भी निर्माण होने लगा, जातियों से उपजातियों का भी निर्माण होने लगा। तो इनकी जो परंपराएं थी, ये जिस भगवान को पूज रहे थे, जिस आस्था में ये लोग बिलीव कर रहे थे, तो उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उससे भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा। पहले हमने देखा कि लोग प्रकृति की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की, जल देवता की, अग्नि देवता की, राइट। अब धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण हो रहा था, मूर्तियों की पूजा हो रही थी, लोग अलग अलग देवी देवता को मान रहे थे। पहले कुछ खास देवी देवता हमने ऋग्वेद काल में पढ़ा था, इंद्र, सोम, अग्नि। उसके बाद हमने शिव के बारे में पढ़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश की वो हुई। अब और भी नए नए देवी देवता उभर के हमारे सामने आ रहे थे। तो जब नए नए देवी देवताओं का, मंदिरों का निर्माण हुआ, नए नए देवी देवताओं की पूजा लोगों के द्वारा की गई, तो ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा जो उनको पूजा करवाते थे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। अभी हमने ऊपर पढ़ा एक संस्कृत भाषा के बारे में, अमीर खुसरो ने बात करी थी। तो जो ब्राह्मण होते थे ना, वो संस्कृत भाषा बोलते थे, और जो आम लोग थे वो नहीं बोलते थे। ठीक है, उनकी बोलने चालने की जो भाषा थी वो अलग थी। तो इस ज्ञान के कारण, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण क्या था, ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा आदर होता था, ब्राह्मणों का तो महत्व बढ़ रहा था। लेकिन अभी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर क्या हो रहा था, नए नए धर्मों का भी आगमन हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल जो मुसलमान थे, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले, कुरान क्या होती है, मुसलमानों की पवित्र पुस्तक होती है। ठीक है, कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले यानी सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। हमने देखा भारत के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, बहुत ज़्यादा धन संपदा थी, तो हमेशा व्यापारी यहाँ पे आते थे। ठीक है, तो जब अरब के जो व्यापारी थे वो भारत आए, तो वो अपने साथ साथ उन थॉट्स को लेकर आए। ठीक है, कुरान शरीफ के संदेशों को लेकर आए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में इस्लाम का क्या हुआ, आगमन हुआ। कब हुआ, 7वीं सदी में हुआ। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। जैसे जो हिंदू होते हैं उनके धार्मिक ग्रंथ होते हैं भागवत गीता, रामायण, ठीक है, महाभारत, है ना, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो इनका धर्म ग्रंथ जो था वो कुरान शरीफ था। और इनका बिलीव क्या था कि केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को ये लोग स्वीकार करते थे। इनका मानना था कि एक गॉड है, एक अल्लाह है, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। यानी जो लोग प्रेम, करुणा और उदारता के नियमों को मानते हैं, ये एक ऐसा धर्म था जो हर तरीके के लोगों को गले लगाता था। एक भगवान को मानते थे, बहुत ज़्यादा ऊंच नीच और इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। चाहे इसमें यहाँ पे बताया भी गया है कि ये एक ऐसा धर्म था कि जो हर लोगों को गले लगाता था, चाहे उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो कुछ भी हो, राइट। उसके अलावा विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों, यानी जो धर्म के आधार पर न्याय करते थे, उनको क्या बोला गया, उलेमा। ठीक है, उन उलेमाओं का संरक्षण करते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग लोग हिंदू धर्म की अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं ना, ऐसे ही मुसलमानों में भी था। ठीक है, इसमें 2 ग्रुप थे, एक तो थे सिया। कौन थे, सिया।